हेलो एवरीवन। तो जैसे कि यूपीआई काउंसलिंग की साइट अपडेट हो चुकी है एंड स्केड्यूल तो उसका पहले ही आ चुका था एंड बाकी प्रोसीजर जो है, चाहे वो उसका ब्राउज़र हो चाहे वो सिक्योरिटी मनी का अपडेट हो, दोनों ही आज साइट पे अपडेट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी ही चीज़ें कम्प्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप साइट पे देख सकते हैं कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो टोटल 6 स्टेप्स में है इस बार। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर देन डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, देन फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट, सिक्योरिटी मनी पेमेंट। इस बार जो है सिक्योरिटी मनी पहले ही पे करनी होगी, देन उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि सिक्योरिटी मनी का जो होता था सिर्फ आपको डीडी की डिटेल्स डालनी होती थी एंड उससे काम चल जाता था। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार डीडी का काम एकदम ख़त्म हो गया है एंड जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको पहले ही पे करनी होगी, यानी कि आप पहले सिक्योरिटी मनी पे करेंगे, देन उसके बाद ही कहीं जाके आपको चॉइस फिलिंग करने को मिलेगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस बार जो सिक्योरिटी मनी है वो 10,000 से बदल के 20,000 कर दी गई है। लास्ट ईयर तक क्या था कि आपको 10,000 देनी होती थी एंड इस ईयर क्या है, आपको 20,000 देनी होगी। ओके, तो ये मैं आपको फर्दर समझा दूंगा आगे पीडीएफ में। देन फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, देन आएगा रिजल्ट। ओके, तो टोटल 6 स्टेप्स में है। तो अगर आप काउंसलिंग के ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र में आपको बता देता हूँ। ब्राउज़र ओके, तो ब्राउज़र में कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं, तो बस वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे पहला है वो है एलिजिबिलिटी। ऐसे छात्र जो संबंधित शैक्षणिक क्षेत्र की नीट यूजी की परीक्षा में अहर हो घोषित हुए हों। इसको देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी में यहाँ पहला पॉइंट ये है कि आपने नीट दिया हुआ हो, दूसरा आपने यूपीआई काउंसलिंग की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ हो। एंड पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी CCC द्वारा अनर्ह घोषित ना किए गए हों, यानी कि आप जो CCC की जो काउंसलिंग है उसमें आप अनएलिजिबल घोषित ना किए गए हों। एक्चुअली में हुआ क्या है अभी कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उनमें जितने भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था या फिर जिन्होंने एडमिशन ले लिया था उनको अनएलिजिबल घोषित कर दिया गया है फॉर स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, ऑल इंडिया ने एक लिस्ट भी है ना इसके लिए जारी की है उन कैंडिडेट्स की जो कि इनएलिजिबल हैं। तो इस लिस्ट में अगर जिन बच्चों का नाम है वो यूपीआई काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं अब एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अनएलिजिबल हैं। राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें राउंड 1 में CCC के कोई भी एडमिशन ले चुके हों। राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 2 में एडमिशन ले लिया हो राउंड 2 के थ्रू किसी भी कॉलेज में। राउंड 3 अलॉटेड कैंडिडेट्स, यानी ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें मॉपअप राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ हो वो इन्हें एलिजिबल हैं। एंड राउंड 1 एंड 2 admitted candidates who withdraw their seats after 19/12/2022, यानी ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें राउंड 1 या राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई थी, उन्होंने एडमिशन भी ले लिया था और उन्होंने 19 दिसंबर 2022 के बाद उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी या अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया, तो वो कैंडिडेट्स जो हैं इनएलिजिबल होंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, वही जिन्होंने हाई स्कूल इंटर 10th 12th जो है यूपी से किया हो, यही है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये डोमिसाइल से रिलेटेड है एक नोट। डोमिसाइल का जो इसमें ये दिया हुआ है कि जो डोमिसाइल का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल एज इट इज़ होना चाहिए जैसा कि आपका ब्राउज़र में दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये ऑफिशियल ब्राउज़र नहीं है, जब आपका ब्राउज़र आएगा तो उसमें जो डोमिसाइल का फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट में होना चाहिए आपका डोमिसाइल। ओके, देन फिर अगर हम देन फिर नेक्स्ट पॉइंट है नॉन एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स नॉन एलिजिबल होंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंट्रल को यानी CCC द्वारा प्रथम द्वितीय व मॉपअप चक्र की काउंसलिंग के उपरांत निर्गत अनएलिजिबल सूची में सम्मिलित हों, वह अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि वही जिन्होंने CCC से राउंड 1 2 या मॉपअप में है ना पार्टिसिपेट किया हुआ है, या फिर जिनका नाम जो CCC की जो अनएलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है उनमें है उनका नाम अगर, तो अनएलिजिबल होंगे। देन फिर नेक्स्ट ये है इम्पॉर्टेंट, अभिलेखों का सत्यापन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इस बार 2 तरीके से होगा, एक बार ऑनलाइन भी होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन भी होगा। तो इसमें इस पॉइंट में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड दिया हुआ है। यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन संबंधित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से किया जाएगा, यानी वही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। हाई स्कूल अथवा समकक्ष तथा इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष मार्कशीट, यानी 10th एंड 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड यानी नीट का रिजल्ट, ठीक है, आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि आपका कोई भी जो रिजर्वेशन है उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल, ठीक है, ये 4 चीज़ें जो हैं आपके अपलोड होंगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। 10th 12th की मार्कशीट, नीट का रिजल्ट, जो आपका रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का कोई भी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास SC ST का या फिर जो है EWS का, तो वो वाला सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ डोमिसाइल में किन लोगों को डोमिसाइल अपलोड करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल अथवा समकक्ष तथा इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं अथवा कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर से की हो, यानी कि ऐसे लोगों को डोमिसाइल है ना अपलोड करना होगा जिन्होंने अपनी 10th या 12th में से कोई एक यूपी के बाहर रह के की हो या फिर दोनों ही 10th और 12th दोनों ही यूपी के बाहर रह के की हो, तो उन्हें डोमिसाइल अपलोड करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अभिलेखों का भौतिक सत्यापन। भौतिक सत्यापन मीन्स फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। एलिजिबल, तो इस पॉइंट में ये है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हैनिमन चौराहा गुमती नगर, यानी NHMC लखनऊ में होगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है नीट का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड, यानी कि नीट का एडमिट कार्ड और नीट का रिजल्ट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट यानी 10th एंड 12th की मार्कशीट और उनके सर्टिफिकेट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत सामान्य निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डोमिसाइल किन लोगों को ज़रूरत होगी। एंड नेक्स्ट है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरक्षण के दावे से संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र अनुसूचित, यानी जितना भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे SC ST OBC इनका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है अगर, या तो फिर EWS का, या फिर आपका कोई भी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ कि जितने भी आपके, चाहे फिर वो आपका डोमिसाइल हो या फिर आपका कोई भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो, ये दोनों ही आपको यूपी गवर्नमेंट के चाहिए, ठीक है। सेंट्रल का कोई भी सर्टिफिकेट रिजर्वेशन का या फिर सेंट्रल का डोमिसाइल मान्य नहीं होगा, ठीक है। आपको यूपी गवर्नमेंट का ही चाहिए दोनों ही चीज़ें। देन संबंधित सभी प्रमाण पत्र दिव्यांगता एवं NCC प्रमाण पत्र को छोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर ही मान्य होंगे, यानी कि वही जैसा मैं बता चुका हूँ जितने भी ये सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं या डोमिसाइल या कुछ भी, ये सभी के सभी यूपी गवर्नमेंट के होने चाहिए, ठीक है, सेंट्रल के नहीं होने चाहिए। दिव्यांगता एवं NCC प्रमाण पत्र को छोड़कर, यानी कि अगर आपके पास हैंडीकैप सर्टिफिकेट है या फिर जो NCC सर्टिफिकेट है ये अदर देन यूपी गवर्नमेंट चल जाएगा, लेकिन बाकी सारे सर्टिफिकेट यूपी गवर्नमेंट के ही होने चाहिए, सेंट्रल के नहीं, जैसा कि इस पॉइंट में लिखा भी हुआ है पॉइंट नंबर 5 में। निर्धारित प्रारूप पर सक्षम, यहाँ पे देखिए भारत सरकार के सेवा योजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, यानी कि भारत सरकार के सेवा योजन हेतु मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रमाण पत्र, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे, ठीक। आपको जितने भी सर्टिफिकेट चाहिए वो यूपी गवर्नमेंट के ही चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक, यानी कि OBC और EWS के भी जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो 1 अप्रैल अथवा उसके बाद जारी किए गए, यानी कि OBC सर्टिफिकेट या तो फिर EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा।
1 अप्रैल 2022 के पहले का नहीं होना चाहिए। और क्या चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे? एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, कौन सी, जो कि आपने नीट में लगाई हो। आधार कार्ड चाहिए और ऑनलाइन पंजीकरण का प्रिंट आउट, यानी जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया हो यूपी आयुष काउंसलिंग के लिए, उसका आपको एक प्रिंट आउट चाहिए। ओके, देन ये बाकी कुछ खास ज़रूरी नहीं है। ये तो वही है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है या फिर अगर नहीं मिलता अगर ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपका जो एडमिशन है वो रद्द कर दिया जाएगा या निरस्त कर दिया जाएगा, आपका जो आवंटन है, ठीक है। पंजीकरण शुल्क यानी कि सिक्योरिटी मनी के बारे में यहाँ पे है, तो सॉरी, पंजीकरण शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए, इस रजिस्ट्रेशन फ़ी में इस बार जो है थोड़ा सा अपडेट हुआ है, ये काफ़ी अच्छा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शुल्क ₹1500, यानी जो SC ST हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 1500 रुपये है। एंड जो जनरल शेष अन्य अभ्यर्थियों यानी जो जनरल और EWS हैं उनके लिए 2000 है रजिस्ट्रेशन फ़ी। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, SC ST के लिए 1500 है इस बार, और जो जनरल और EWS हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी 2000 है, ठीक है। एक और मेजर अपडेट है इस बार कि अभ्यर्थियों को सभी चक्रों की काउंसलिंग के लिए मात्र एक ही बार पंजीकरण शुल्क जमा कराना होगा, ठीक है। देखिए, लास्ट ईयर तक क्या होता था कि आपको हर राउंड के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती थी 2000 रुपये, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार से ये है कि आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा एंड फिर उसके बाद आप सारे राउंड करा सकते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग में होता है, यानी कि आपको बार बार रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देनी होगी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल होगी। ओके, देन फिर उसके बाद ये कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी मनी, देन फिर आता है धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी के बारे में। यहाँ पे भी देखिए इस बार एक मेजर अपडेट ये है सिक्योरिटी मनी के लिए कि लास्ट ईयर तक क्या था, जो सिक्योरिटी मनी थी पहली चीज़ तो वो DD के फॉर्म में होती थी, ठीक है। इस बार जो सिक्योरिटी मनी है वो DD के फॉर्म में नहीं होगी, वो ऑनलाइन ही देनी होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही। एक और चीज़, लास्ट ईयर तक क्या होता था कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते थे उनमें जो सिक्योरिटी मनी होती थी वो 10,000 देनी होती थी, लेकिन इस ईयर से क्या चेंज हुआ है कि जो सिक्योरिटी मनी है वो 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सिक्योरिटी मनी है 20,000 रुपये, ओके, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 रुपये, एंड जो निजी क्षेत्र यानी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए जो सिक्योरिटी मनी है वो है 50,000 रुपये, ठीक है। यानी कि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी 20,000 देनी होगी। अगर आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए करा रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी 50,000 देनी होगी। और अगर आप चॉइस फिलिंग में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही चॉइसेस डाल रहे हैं तो भी आपको सिक्योरिटी मनी 50,000 देनी होगी। ओके, देन अगर हम नीचे आए तो निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी की धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। इसमें यह है कि अगर जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो कब जब्त कर ली जाएगी या फोर्टिफाई कब कर ली जाएगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि प्रथम अथवा द्वितीय अथवा मॉपअप अथवा स्ट्रे वैकेंसी चक्र या चक्रों में आवंटित प्राप्त अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता तो उसकी धनराशि जब्त कर ली जाएगी। यानी कि अगर आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या मॉपअप या स्ट्रे वैकेंसी, आपको किसी भी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है और अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, आपको वापस नहीं की जाएगी। एंड सेकेंड क्या है, प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के उपरांत कॉलेज में प्रवेश नहीं लेते, यानी कि मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, देन आपने अपग्रेडेशन भी डाला, आपको अपग्रेड भी हो गया, और अगर आप अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते तो भी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। देखिए होता क्या है अपग्रेडेशन में कई बार कि जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें मान लीजिए आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, लेकिन जब अपग्रेड का फेज़ आता है अपग्रेडेशन में तो कई बार क्या होता है कि जो आपकी चॉइस फिलिंग है उसी के अकॉर्डिंग अगर सीट खाली है तो आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो अगर अपग्रेडेशन के टाइम पे भी आपको कोई कॉलेज मिला है और आपने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। ओके, और जो अपग्रेडेशन के बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते
सिंपल सी चीज़ है, आपका जो अपग्रेडेड कॉलेज है वो भी जाएगा और जो आपको पहले कॉलेज अलॉट हुआ था वो भी जाएगा। तो ये मैं आपको अपग्रेडेशन वाले जो रूल है उनमें समझा दूंगा। एंड एक और पॉइंट है यहाँ पे त्याग पत्र दिए जाने के संबंध में। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है त्याग पत्र का, ये मैं बता देता हूँ क्या है। देखिए मान लीजिए कि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, लेकिन आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप नेक्स्ट राउंड में भी जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आप एलिजिबल सिर्फ तब होंगे जब आप राउंड 1 में अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, देन फिर वहाँ पे अपना त्याग पत्र यानी कि एडमिशन कैंसिल करा लेंगे। सिर्फ तभी आप जाके राउंड 2 में एलिजिबल हो पाएंगे राउंड 2 कराने के लिए, ठीक है। एक कंडीशन है यहाँ पे कि अगर आप एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं, आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो और एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं, तो आपको ये कब कराना होगा, आपको जो अगला राउंड होगा, ठीक है, उसकी चॉइस फिलिंग के 48 घंटे पहले ही आपको अपना एडमिशन कैंसिल करा लेना होगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर आप राउंड वन में कॉलेज अलॉट हुआ, राउंड 2 में जाना चाह रहे हैं, तो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग होने के 48 घंटे पहले ही आपको अपना एडमिशन कैंसिल करा लेना होगा, तभी जाके आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। या फिर मान लीजिए आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और आप मॉपअप में जाना चाह रहे हैं, तो भी यही होगा कि मॉपअप की चॉइस फिलिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले आपको एडमिशन कैंसिल करा लेना होगा, तभी जाके आप एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो यही है कि चॉइस फिलिंग, इसमें मेन पॉइंट यही है कि चॉइस फिलिंग के 48 घंटे पहले पूर्व यानी 48 घंटे पहले आपको एडमिशन कैंसिल कराना होगा, है ना। अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तभी, हाँ वही उसका शिक्षा, अगर मान लो अगर आप अपना त्याग पत्र देते हैं यानी कि एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं, तो फिर क्या होगा उसमें, उसका शिक्षण शुल्क ब्रैकेट में प्रवेश शुल्क 1000 छोड़कर वापस कर दिया जाएगा। देखिए शिक्षण शुल्क क्या होता है, शिक्षण शुल्क होता है ट्यूशन फीस। देखिए अगर आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आप फीस जमा करते हैं, ठीक है, जो कि 14,000 होती है फॉर SC ST OBC एंड 19,000 होती है फॉर जनरल या EWS कैंडिडेट। तो उसमें जो क्या होगा, आपकी जो ट्यूशन मनी होगी वो आपको वापस हो जाएगी, ठीक है, और जो आपका 1,000 रुपये का जो एडमिशन फ़ी लगता है वो उसमें से कट होके आपकी बाकी की फ़ीस वापस हो जाएगी, ओके। लेकिन हाँ इसमें भी ये है कि आपकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी, लेकिन सिर्फ आपकी जो आपने एडमिशन फ़ी दी थी उसमें से आपकी ट्यूशन फ़ीस वापस हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेज पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराने के पश्चात ही प्रवेश मान्य होगा। तत्पश्चात ही प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि ये चीज़ मैंडेटरी है कि आपको एडमिशन लेना ही लेना है। मान लीजिए अगर आप राउंड 2 में या किसी भी राउंड में जाना चाहते हैं, आपको कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन आप तब भी फर्दर काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपको एडमिशन लेना होगा, पहले कैंसिल कराना होगा, तभी आप एलिजिबल हैं। ये नहीं कि है ना आपको सिर्फ अलॉट हो गया और आपने एडमिशन नहीं लिया और आप ये सोच रहे हैं कि आप है ना नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे, तो नहीं, आपको एडमिशन करा के त्यागपत्र देना होगा, यानी कि एडमिशन कैंसिल कराना होगा, सिर्फ तभी आप एलिजिबल होंगे, ओके। देन फिर अगर हम नीचे आते हैं तो काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया में हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है कि प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटन एवं प्रवेश के पश्चात रिक्त सीटों पर उसी चक्र की काउंसलिंग की स्टेट मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए वरीयता विकल्पों के आधार पर उनको उसकी सीट को ऑटो अपग्रेड किया जाएगा। इस पॉइंट का मतलब देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है फर्स्ट राउंड में, उसी के बेसिस पे आपको अपग्रेडेशन मिलेगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग की है उसमें मान लीजिए आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, आपने अपग्रेडेशन का फॉर्म डाला, अगर सीट खाली होगी मेरिट के हिसाब से तो ही आपको ऑटो अपग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मीन ये है कि आप अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका अपग्रेड होगा। अपग्रेड के लिए अपग्रेडेशन में कोई भी आप दोबारा से चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं दिया जाता।
ठीक है, तो फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग होती है वो बहुत अच्छे से कीजिएगा। एंड देन एक ये पॉइंट नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, जो है अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु केवल एक बार ही पंजीकरण कराना होगा, यानी कि जो कैंडिडेट है उसको एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि अभ्यर्थी किसी अग्रिम चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है तो उसे पुनः उस चक्र की चॉइस फिलिंग करना होगा। ये एक बहुत ही मेजर अपडेट है। इसमें दिया ये हुआ है कि रजिस्ट्रेशन देखो कैंडिडेट को एक ही बार कराना होगा, लेकिन मान लो अगर उसने फर्स्ट राउंड कराया, उसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड में जब वो जाता है तो वो फिर से चॉइस फिलिंग कर सकता है। ये एक बड़ा चेंज है लास्ट ईयर कंपैरिजन में। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है आपको बार बार अलग अलग चॉइस फिलिंग करने को नहीं मिलती थी, आपकी एक ही चॉइस फिलिंग वही चलती रहती थी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये है कि आप जो है सेकेंड राउंड में भी आप अपनी जो है चॉइस फिलिंग फिर से कर सकते हैं। मान लो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं भी हुआ है तो, यानी कि आप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में नई चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं था। स्ट्रे वैकेंसी से रिलेटेड रूल्स हैं, जो कि इसमें कोई खास ऐसा कुछ हुआ नहीं है चेंज। सिंपल सी चीज़ आपको मालूम ही होगा स्ट्रे वैकेंसी में क्या होता है। देखो मॉपअप में क्या होता है, मॉपअप में वही होता है कि सारा प्रोसेस सेम रहता है, बस ये चीज़ है कि मॉपअप में जो सीटें खाली बची रहती हैं उसमें पूरा का पूरा फिजिकल रिपोर्टिंग करके फिजिकल पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, आपको वहाँ मौजूद रहना होता है। एंड मॉपअप में किसी भी तरीके की चॉइस फिलिंग वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है जैसे कि मॉपअप या स्ट्रे वैकेंसी के चक्रों में कोई पुनरावंटन यानी रीशफल अनुमन्य नहीं होगा, यानी उसमें आप कोई भी रीशफल नहीं कर सकते कि नहीं आप चॉइस फिलिंग करें या कुछ इस तरीके का, ठीक है। एंड देन इसके नीचे अगर आए तो कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल, ठीक है, अन्य पिछड़ा यानी इसमें ये दिया हुआ है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल या उसके बाद का ही होना चाहिए, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 के पहले का नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। देखिए मैं इसको इजी लैंग्वेज से समझा देता हूँ कि क्या है ये। उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली कतिपय जातियाँ भारत सरकार में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित हैं, ठीक है। देखो इसमें है क्या, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो यूपी में जो कुछ जो कैटेगरीज़ हैं जो कि ओबीसी में आती हैं, वही कैटेगरीज़ जो हैं सेंट्रल के हिसाब से देखें हम तो वो जनरल में आती हैं, ठीक है। तो कई बच्चे क्या कर देते हैं कि सेंट्रल के अकॉर्डिंग ही वो नीट के एप्लीकेशन के टाइम पे जनरल डाल देते हैं उसमें अपनी कैटेगरी में, लेकिन अगर वो कैटेगरी स्टेट में ओबीसी में आ रही है तो उनको ओबीसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी रिजर्वेशन होगा वो स्टेट में वो कैटेगरी किस में आ रही है, स्टेट में अगर वो कैटेगरी जनरल में आ रही है तो जनरल के हिसाब से दिया जाएगा, अगर स्टेट में वो कैटेगरी ओबीसी के अकॉर्डिंग आ रही है तो वो ओबीसी के अकॉर्डिंग उसको जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है, ठीक है। लास्ट ईयर भी देखा था मैंने कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका एप्लीकेशन के टाइम पे, नीट के एप्लीकेशन के टाइम पे जनरल लिखा हुआ था लेकिन स्टेट में वो ओबीसी आ रहे थे, तो फिर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया एंड फिर उन्हें ओबीसी के अकॉर्डिंग ना रिजर्वेशन मिल गया और उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ उस चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा कि जो आपकी कैटेगरी है वो स्टेट में किस में आती है, ओबीसी में ही आती है कि जनरल में आती है इसका, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बस इसके बाद कोई ख़ास ऐसा पॉइंट है नहीं। तो इसके बाद जो सिक्योरिटी मनी का जो पीडीएफ है उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, ओके। तो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो द होम्यो मेडिकल्स चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी यूपीएससी काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट हैं उन पे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।